देखिए, आज मैं फिर से आपको एक बार पढ़ाने जा रहा हूँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेक्टर क्या है, सदिश राशियां क्या हैं। तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आप जिस भी चीज को मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, वो सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं राशि। ठीक है। तो वेक्टर्स क्या है? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये ऐसी राशियां हैं जिनमें परिमाण भी होगा यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और उनमें डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वो कितनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोर्स। आप कई बार ये पढ़ चुके हो, जब भी फोर्स की बात होती है, जब भी बल की बात होती है, तो बोला जाता है बल 10 न्यूटन का है, बल 5 न्यूटन का है, वो इस दिशा में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग ने फोर्स की बात की, तो पहले तुमने 10 न्यूटन बोला, तो ये 10 न्यूटन हो गया उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। और वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ, यानी इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए, इस फोर्स को बताने के लिए हम लोग ने डायरेक्शन को भी यूज किया। यानी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है। इसके अलावा एक और नियम है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये सारी राशियां सदिश नियमों का पालन करती हैं। ठीक है। यानी जब हम इनका रिजल्टेंट, योग वगैरह निकालेंगे तो इनके लिए साधारण गणितीय नियम नहीं लगेंगे, इनके लिए अलग से कुछ नियम होंगे, बहुत सिंपल होते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आपको सदिश राशि समझ में आ गई होगी कि वेक्टर्स यानी सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें परिमाण होगा और साथ साथ उनमें दिशा भी होगी। ठीक है। और भी राशियां होती हैं जैसे वैद्युत की तीव्रता, विस्थापन। अब हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशियों के विषय में, जिन्हें हम लोग स्केलर्स बोलते हैं। तो स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी केवल परिमाण होगा। ठीक है। यानी केवल हमें ये बताया जाए कि वो कितनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। तो इसके अलावा आप क्या उसमें दिशा भी बताते हो? नहीं बताते हो। यानी ये जो 2 किलोग्राम है, यानी ये जो द्रव्यमान है, ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। इस तरह की दूरी भी क्या है? अदिश राशि है। जैसे आप कार्य निकालते थे क्लास 9th में, वर्क निकालते थे, तो उसमें कभी हम लोग ने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो ये सारी क्वांटिटीज, ये सारी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए केवल हमें परिमाण बताना हो, केवल मैग्नीट्यूड बताना हो, ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं स्केलर्स यानी अदिश राशियां। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। तो वेक्टर को हमेशा एक एरो की मदद से निरूपित करते हैं, और लिखने के लिए हम लोग ए, यानी ये हो गया इसका निरूपण, उसके ऊपर हम लोग एक एरो खींच देते हैं। जैसे ही इस पे एरो लग गया तो समझ लीजिए एक वेक्टर है। ठीक है। अब जैसे हमने इस वेक्टर को निरूपित किया है एक एरो से, तो इस एरो की कुछ लेंथ होगी, कुछ लंबाई होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे उस वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है। जैसे मान लीजिए लंबाई 3 मात्रक है, तो उसका जो परिमाण होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। ये भी एक वेक्टर होता है, बस ये एक स्पेशल वेक्टर है, एक विशेष जो है वेक्टर है ये, क्योंकि इसका परिमाण 1 मात्रक होता है। ठीक है। तो वो सारे सदिश जिनका परिमाण यानी जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उनको हम लोग एकांक सदिश बोलेंगे। ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए था, ठीक है, जिसका परिमाण 3 था। तो अगर हम इसको निरूपित करेंगे तो हम एक एरो बनाएंगे जिसकी लेंथ 3 होगी। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको 3 बराबर भागों में बांट लिया। तो अगर हम इस हिस्से की बात करें तो ये एक हिस्सा भी एक वेक्टर है, क्योंकि इससे भी एक एरो बनाया जा सकता है। लेकिन इस एरो यानी इस वेक्टर में खास बात है कि इसका परिमाण 1 होगा, क्योंकि वो 3 था और 3 के बराबर भाग आप कर देंगे तो 1 भाग आएगा वो। तो ये जो वेक्टर बन के आया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो ये जो एरो होगा जो इस दिशा में है, उसे बोलेंगे ए की दिशा में एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो अगर हम आपसे पूछें ये यूनिट वेक्टर निकाला कैसे, तो आप सीधे कहोगे इस वेक्टर के हमने 3 बराबर भाग कर दिए। यहाँ 3 था क्या? उसका परिमाण। यानी अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप उसी वेक्टर में उसी के परिमाण से क्या दे दीजिए? भाग दे दीजिए। इसीलिए एकांक सदिश का जो फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है, वो बनता है उसी सदिश में उसी के परिमाण से हम लोग भाग देंगे। जैसे ये 3 मात्रक का था तो हमने इसके 3 भाग कर दी, यानी 3 से भाग देंगे। यानी मात्रक का जो उस वेक्टर का जो परिमाण है, उसी से अगर आप भाग दे दीजिए उस वेक्टर में, तो जो चीज आती है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है। और इसको दिखाते कैसे हैं? इसको दिखाते हैं, जो वेक्टर वो है
उसके ऊपर एक हम लोग कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए की दिशा में एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। अब जरा हम लोग समझते हैं कि एक्सिस आपने पढ़ी होंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैथ्स में आपने पढ़ी होंगी, आपने एक्स वाई पढ़ी होगी। ठीक है, हालांकि आपको बताया भी गया होगा कि एक एक्सिस और होती है जेड। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होगी, यानी ये इस दिशा में अगर हम लोग एक वेक्टर बनाएं जिसका परिमाण 1 हो तो भी यूनिट वेक्टर होगा। यानी अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर बनाएं तो उसको हम लोग ने मान रखा है आई कैप। ठीक है, इसी तरीके अगर हम लोग वाई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाएं जिसका परिमाण 1 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। उसी तरीके जेड एक्सिस की दिशा में अगर हम लोग एक वेक्टर बनाएं जिसका परिमाण 1 हो, उसको हम लोग के कैप लिखते हैं। तो ये माने गए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे आई कैप क्या होता है तो आप बोलेंगे ये एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस की तरफ। और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। ये भी सिंपली यूनिट वेक्टर हैं, बस ये क्रमशः रिस्पेक्टिवली एक्स, वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है।